प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं हिंदी अ कोर्स में जुड़ी हुई पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का ये 5वां अध्याय, नई समस्याएं। पूर्व की भांति मैं पाठ के प्रत्येक शीर्षक, प्रत्येक बिंदु पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताते हुए आगे बढ़ूंगा और इस पे विस्तार से जानने की दो स्थितियां हैं। एक तो मैंने बताई है कि आप अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे इतिहास की बातें इसमें बताई गई हैं। उसमें डिटेल में आपको जानना है तो आपको इतिहास की पुस्तकें पढ़नी है। और दूसरी, मेरी ऑनलाइन क्लास में आप जुड़कर इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक तरीके से सबका ब्रीफ, सबकी समरी मैं बताऊंगा, जिससे कि आप इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं, महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित हो जाएं। आइए हम देखते हैं। पहला ही टॉपिक है अरब और मंगोल। अभी हम युगों के दौर पाठ को पढ़ रहे थे, तो वहाँ तक हर्षवर्धन का समय या प्राचीन भारत की जो स्थितियाँ थी, उससे आगे बढ़ी हुई स्थिति, यानी 5वीं 6वीं शताब्दी तक का जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया, उस 6वीं शताब्दी के बाद से भारत के इतिहास में कौन से परिवर्तन होते हैं। और इस पाठ में हम लोग करीब करीब 1000 साल के इतिहास को पढ़ेंगे। तो एक पाठ है और इतिहास का कितना लंबा दौर है, 1000 साल का। यानी यहाँ हम लोग 7वीं शताब्दी से शुरू करेंगे और अंग्रेजों के भारत में उनके शासन तंत्र के स्थापित हो जाने तक की बात, यानी करीब 18वीं शताब्दी तक हम चले आते हैं। तो 1000 साल से ज़्यादा समय के इतिहास के हिस्से को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अगर आप समझ लीजिए कि अगर हम कहीं भी किसी बिंदु पर विस्तार में गए तो अपने आप में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम ब्रीफ में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला टॉपिक आपके सामने दिख रहा है वो है अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। जहाँ तक बच्चों आपको पता होगा कि 5वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म दुनिया में आया, पैगंबर मोहम्मद साहब ने उसे प्रचारित और प्रसारित किया। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए, और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, यानी 600 वर्ष, यानी हर्ष के समय 600 में 600 जोड़ देंगे तो 1200। ये किस घटना की ओर जिक्र किया जा रहा है? ये घटना का जिक्र है सन 1191 और 92 के आपके तराइन के युद्ध का, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ाई होती है। और दूसरे युद्ध में 1192 के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं मोहम्मद गोरी, तो उसके साथ वो अपने सिपह सालार और सेनापति सबको दे के फिर देखते हैं हम धीरे धीरे एक दौर चल पड़ता है, और कोई न कोई मुस्लिम शासक हमारे देश का ही बहुत लंबे समय तक, जब तक अंग्रेजों का शासन नहीं आ जाता, एक लंबा दौर है जब मुस्लिम शासक ही रहते हैं। तो अब देखिए क्या स्थितियां बदली। कह रहे हैं कि पहले इस्लाम जो था एक धर्म के रूप में भारत में पहले ही आ चुका था, यानी एक धर्म के रूप में इस्लाम का भारत में प्रवेश हो चुका था, लेकिन एक राजनीतिक ताकत के रूप में उसके प्रवेश में समय लगा। कह रहे हैं कि देखिए आगे, वह बहुत कुछ बदल चुका था, उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आ गई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति रूप में भारत लाए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। किसी हद तक इस कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे किस घटना का जिक्र किया जा रहा है? यहाँ पे घटना का जिक्र है कि सबसे पहले भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण सन 712 712 ईस्वी में सिंध पर राजा दाहिर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो जब 712 में उसने आक्रमण किया और वो फिर भी उसके आगे सिंध से आगे नहीं बढ़ा। सिंध का मतलब आप समझ लीजिए जो पाकिस्तान का इलाका है,
सिंध प्रांत आज भी है पाकिस्तान में, कराची उसकी राजधानी है। तो उससे आगे वो नहीं बढ़ा। उसके बाद जो बड़ा आक्रमण आपको दिखाई देगा मुस्लिमों का, वो है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ईसा के 1000 से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है और भारी लूटपाट कर यहाँ से धन संपदा लेके जाता है। लेकिन उसकी भी नीयत यहाँ पे शासन करने की नहीं थी। वो एक लुटेरा के रूप में आया, जैसे बाद में भी बहुत सारे आए, तैमूर लंग आया या नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तो ये लुटेरे थे। ये आए और धन संपदा लूटे और यहाँ से चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी आक्रमणकारी आए जो जिनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ आक्रमण करके यहाँ की धन संपदा लूट के ले जाना नहीं था, बल्कि यहाँ पे स्थायी शासन तंत्र स्थापित करना था, जिसमें गुलाम वंश या पूरा सल्तनत काल आप देख लीजिए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, अ, उसके बाद में तो आप देखते ही हैं पूरे के पूरा मुगलों का जो दौर है। तो मुगल तो एक तरीके से यहाँ भारतीय बन के ही यहाँ पे रह गए, और वो मुगल अंत तक उनकी कब्रें तक यहाँ खुद गई जब तक अंग्रेजों का शासन स्थापित नहीं हुआ। तो एक तरीके से ये दो कैटेगरी है, एक है कि जो आए और लूटपाट करके चले गए, और दूसरे जो स्थायी राजा के रूप में। तो जो स्थायी राजा के रूप में यहाँ रहने वाला दौर शुरू हुआ वो 12वीं शताब्दी 1192 से शुरू हुआ, और जो लूट वाली प्रवृत्ति की शुरुआत हो गई वो 712 शुरू हो गई, और उसका सबसे विकट चेहरा जो दिखाई देता है वो महमूद गजनवी के आक्रमण के रूप में दिखाई देता है। अब देखिए इसका कारण कैसे हुआ कि भारत इतना समृद्ध है, यहाँ पे आक्रमण किया जाए। ये जो प्राचीन भारत में हम लोग व्यापार पढ़ रहे थे, और प्राचीन भारत में गणित, खगोल शास्त्र, जिससे पुस्तकें और व्यापारियों और सारी चीज़ों से हमारा संपर्क दुनिया से हो गया था, तो वो संपर्क जब वहाँ हुआ तो लोगों ने सोचा कि जहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्यों नहीं वहाँ चला जाए। देखिए ये चीज़ है ना कि जब वहाँ की भारत की चीज़ें दुनिया भर में फैल रही थी, तो दुनिया भर के लोगों की निगाहें भी भारत की ओर मुड़ रही थी। तो लोग जो सोच रहे थे कि सारे दुनिया भर की जब सारी चीज़ें भारत में ही हैं तो क्यों नहीं हम लोग भारत पर का ही रुख करते हैं, तो इसलिए उनका रुख भारत पर आक्रमण करने का हुआ। ठीक है। अब देखिए ये भी इसमें एक पक्ष बता रहे हैं कि भारत में इस्लाम जब पहले धर्म के रूप में आया तो उसका स्वागत किया गया। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग किसी के धर्म के प्रति घृणा का भाव रखते थे। अगर ऐसा होता तो इस्लाम कभी भारत में आया ही न होता। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रचारक यहाँ पे आए तो उनका स्वागत हुआ, मस्जिदें बनी, न शासक ने इसका विरोध किया न जनता ने, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सभी धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। यानी जैसे हिंदू धर्म में ही तमाम प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, तमाम प्रकार की मान्यताएं हैं, तो उन्होंने लगा कि ये भी एक तरीका है। तो अगर ऐसे लोग यहाँ आना चाहते हैं और अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और अपने धर्म में लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो भारत में आए और यहाँ मस्जिद तक बनी, लेकिन वो एक धर्म की बात थी, राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं। अब हम महमूद गजनबी की बात करते हैं तो लगभग, यानी मैंने जो बताया ना 712, उसके करीब 300 साल बीत जाते हैं और 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोगों की पहली बार हम लोगों की कमजोरी का भी पता चलता है। जो हिंदू राजा थे वो बिखरे हुए थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। इसका फायदा उसने उठाया और एक एक करके एक एक इलाके पर आक्रमण करता और वहां से अपार धन संपदा, जो उसकी सबसे बड़ी और अंतिम जो उसने आक्रमण किया, जिसने बहुत भयावह स्थिति पैदा की, वो था सोमनाथ पे आक्रमण। सोमनाथ का मंदिर उसने तोड़ डाला और वहां से अपार धन संपदा लेते हुए वो लौटा। ये अलग बात है कि वो लौटा तो रास्ते में उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग कहते हैं वो रास्ते में लौटते लौटते उसको युद्ध लड़ाइयाँ हुई और उसमें वो मर गया, और उसके बाद वापस वो नहीं लौटा, और 1030 में उसकी तो मृत्यु हो गई। अब इसके करीब 160 साल तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, शांति चलता रहा। लेकिन फिर सीधे आता है कि इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अखबार ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया, फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। यानी ये 1191 की बात है, और उसको वापस जाने दिया। लेकिन वह फिर एक ही साल बाद लौटा और उसने क्या किया, उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली।
कह रहे ये वही दौर है जब दक्षिण में चोल शासक बहुत शक्तिशाली थे, इसके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। तो यहाँ तक मतलब ये जो सारा प्रभाव था उत्तर भारत तक था। दक्षिण भारत तक इसका प्रभाव पहुंचने में करीब 1.5 शताब्दी और लगी। किसकी बात की जा रही? खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अप, अपने आप को भारत का सिकंदर कहता था, तो उसने पहली बार दक्षिण अभियान शुरू किया, यानी दक्षिण के राज्यों को जीतने का प्रयास उसने शुरू किया। अब उसके बाद देखिए तैमूर के आक्रमण की बात की जाती है कि 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। उसने बहुत बड़ी मतलब दिल्ली में हत्याकांड मचाई, बहुत बड़ा लूट किया। मतलब उसने दिल्ली की यह हालत कर दी कि दिल्ली को वापस अपना चेहरा पाने में सैकड़ों साल लग गए, और इसका परिणाम हुआ कि भारत में चारों तरफ फिर से छोटे बड़े राज्य अपने आप में उभर के सामने आ गए। इनमें दो बड़े राज्य थे, गुलबर्ग के बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध, और विजयनगर का हिंदू साम्राज्य विजयनगर का, जिसके प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे। ये सारी चीजें इसमें हैं। और देखिए फिर उसके बाद है कि जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। सन 1526 में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसने डाली। अब देखिए आपको पता ही होगा कि पानीपत के इस युद्ध में उसका किससे मुकाबला हुआ था, बाबर का? उसका मुकाबला हुआ था लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी से, और उसको पराजित करने के साथ ही लगातार उसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी, और चारों लड़ाइयों में दूसरी प्रसिद्ध लड़ाई है खानवा की, जिसमें वो सामने था राणा सांगा के, और उनको भी उसने पराजित किया, और इस तरीके से वो स्थायी रूप से यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब देखिए अगला टॉपिक है समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। इस प्रकरण में बताया गया है कि किस तरीके से जब यहाँ पे आके मुगल या जो मुस्लिम शासक थे जब रहने लगे, तो वो कैसे कैसे उनकी चीजें यहाँ और यहाँ की चीजें वहाँ, वो कैसे एक समन्वय वाली संस्कृति का विकास किए। उसके लिए जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है, उनमें आता है उनका विवाह का जो परंपरा है। उन्होंने इस अपने को भारतीय बनाने का, यानी अब जो भारतीयकरण करने का जो उन्होंने प्रयास किया, उसमें सबसे पहला उन्होंने काम किया कि यहाँ के लोगों के बीच से घुल ना मिलना। जैसे उसके लिए उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी, यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। और दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया। और आगे बता रहे हैं कि इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ, मुख्यतः सैनिक कारणों से। अब देखिए शेरशाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जो कलकत्ता से लेकर पेशावर तक है, तो ये जो सड़कें बनी या तमाम चीज़ें हुई, तो हम जल्दी से जल्दी अपने, अंग्रेजों ने भी यही काम किया। अंग्रेजों ने भी जो रेल का विकास किया है या नदियों पर पुल बनाया, उनका उद्देश्य इस देश के विकास से नहीं था। उनका उद्देश्य था कि कम से कम समय में हमारे सैनिक कैसे तेजी से भारत के हर हिस्से में पहुंच जाएंगे, इसके लिए उन्होंने काम किया। तो इस दौर में प्रशासन यानी मालगुजारी और कर को लेकर जो सुधार प्रक्रिया हुई और सड़कों का जो निर्माण हुआ, वो अपने आप में प्रसिद्ध है, जिसने शासन तंत्र को और मजबूत किया। अब देखिए वास्तुकला, वास्तुकला के रूप में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी इमारतें बनी। आपको पता ही होगा कि आप हुमायूं का मकबरा देखिए, या आगरा का लाल किला देखिए, चाहे आप दिल्ली का लाल किला तो खैर बाद का है, ताजमहल बाद का है, शाहजहां के समय का है, लेकिन ये सारी चीज़ें। और साहित्य में भी मुगल काल में अकबर के दौर में भले सीधे अकबर के दरबार में भी बहुत बड़े बड़े अबुल फजल जैसे, तानसेन जैसे महान लोग थे, लेकिन उस दौर में अन्य लोग भी जो उसके दरबार से जुड़े हुए नहीं थे, महान साहित्य रचे, जैसे तुलसीदास जी महाराज, ये अकबर के ही समकालीन थे। अब देखिए भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई, उनमें एक पर्दा प्रथा थी। अब देखिए ये दोनों धर्मों में था, हिंदू और मुस्लिम, और पर्दे में रखने के लिए उन ऊंचे वर्गों में विशेष हुई जहाँ मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था। अब देखिए पर्दा प्रथा भारत में पहले नहीं था, बाद में होने लगा। तो इसके पीछे कुछ दो कारण लोग गिनाते हैं। एक कारण था कि लोगों को मुसलमानों का प्रभाव पड़ा, तो मुसलमानों में आपको पता ही है कि पर्दा करने की प्रथा पुरानी है, जो बुर्का पहनना है यानी चेहरे को ढकने का।
प्रभाव एक तो ये है, दूसरा लोग तात्कालिक प्रभाव बनाते हैं कि जो मुस्लिम शासक थे या जो उनके सिपा सालार थे, उनके सैनिक से उनसे अपनी लड़कियों बहुओं को बचाने के लिए लोगों ने इसका किया, ताकि कोई चेहरा ही न देखे, जिससे लोगों की बुरी नज़र हमारे बहू बेटियों पर न पड़े। तो ये दो चीज़ें थी। और नेहरू जी कहते हैं, लेकिन अजीब बात है, पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। अब कह रहे हैं पंजाब और सरहदी इलाके जहां मुस्लिमों का प्रभाव ज़्यादा था, वहां के हिंदू जनमानस में पर्दा प्रथा कम दिखाई देता है। इसका उत्तर ये हो सकता है कि वहां का जो जनमानस था ज़्यादा मजबूत और अपने आप को बचा पाने में या उनसे लड़ पाने में सक्षम था। जहां का जनमानस उनसे लड़ पाने में सक्षम नहीं था, उसने ये स्थिति अपनाई। अब देखिए, कैसे कैसे जैसे जैसे मुस्लिमों का यहाँ पे प्रभाव बढ़ता गया भारत में, वैसे वैसे हिंदू भी अपने आप में सिमटते चले गए और अपनी परंपराओं और रूढ़ियों में इतने जगड़, मतलब अपने को बचाने, अपने अस्तित्व को बचाने में, अपनी पहचान को बचाने में ये और पुराने दौर में लौट गए। जो आगे बढ़ना चाहिए था वो पीछे होते चले गए। अब कह रहे हैं कि तैमूर के चले जाने के बाद एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। कहाँ? जौनपुर में, जो संस्कृति, कला और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनी, विकसित हुई। आम भाषा हिंदी यहाँ प्रोत्साहन किया गया और हिंदू मुसलमानों धर्मों के समन्वय का प्रयास किया। इसी समय उत्तर सुदूर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक, जो कश्मीर का जैनुल आबदीन, जिन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत उनको यश मिला। अब जो हम लोग इसमें बात कर रहे थे ना, गुरु नानक, कबीर, तो इन लोगों ने क्या किया कि समाज में समन्वय स्थापित किया। जैसे गुरु नानक भगवान ने क्या किया कि उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। कबीर दास जी ने हिंदू धर्म में जो तमाम कुरीतियां थी उन पे प्रहार किया। और जो अमीर खुसरो थे, उन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी में रचनाएं की। वो बड़े कवि थे, उन्होंने कई संगीत और इनका आविष्कार किया और एक तरीके से हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में समन्वय बैठाने का प्रयास किया। ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, बाबर और अकबर, भारतीकरण की प्रक्रिया। अब ये भारतीकरण क्या है कि कैसे बाबर जो एक विदेशी था, लेकिन उसके बच्चे जो हुमायूं हुए, उसके बच्चे अकबर हुए, उसके बच्चे जहांगीर हुए, उसके बच्चे शाहजहां हुए, औरंगजेब हुए, तो ये जो हुए ये पूरी तरीके से भारतीय थे। ये दो तरीके से भारतीय थे। एक तो जैसे जहांगीर की माँ हिंदू थी, शाहजहां की माँ हिंदू थी, तो एक तो इन्होंने हिंदू राजकुमारी से विवाह किया, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार उनके बच्चों में आए। दूसरी बात कि यही इसी सरजमी पे जन्म लिए, यहीं मर गए, तो उनको जो कुछ भी करना था, उनको लूट के कहीं नहीं ले जाना था। तो जब यहीं वो रहने लगे, तो धीरे धीरे यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और बोली भाषा का उन पर प्रभाव पड़ा। ठीक है। बाबर के बारे में नेहरू जी लिख रहे हैं कि वो बड़ा आकर्षक व्यक्ति था और उसका पुत्र पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान था। वो बहादुर, मतलब उनका बता रहे हैं कि किस तरीके से छोटी सी सेना लेकर आकर उन्होंने इस देश पे फतह की और एक ऐसी मजबूत साम्राज्य की नींव डाली। तो निश्चित रूप में उनमें खूबियां रही होंगी। 1556 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वो बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति कोशिश करता रहा। बहुत, मतलब कैसे वो समन्वय बैठाया जाए, कैसे कि स्थायी शासन तंत्र की, इसलिए उसने बहुत सारे राजपूतों को अपनी ओर मिलाया और बहुत सारी, मतलब उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। फिर भी वो कुछ ऐसे भी राजपूत थे जिन्होंने उसके सामने घुटने नहीं टेके, जिसमें मेवाड़ के राणा प्रताप। उन्होंने अकबर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही ना, घास की रोटी खाना गंवारा किया, लेकिन उसके सामने समर्पण नहीं किया। तो कह रहे हैं अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया। जैसे अकबर के नौरत्नों की बात की जाती है ना, इस लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम से दो मशहूर भाई, बीरबल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम दास जी। उसने एक ऐसे समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। उसने, आप लोगों को पता होगा कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से समाहित हों। राजा बीरबल ने पहले उस धर्म को स्वीकार किया और उसी धर्म की शुरुआत के नाम पर उसने प्रयागराज का नाम बदल के दीन इलाही धर्म के नाम पर इलाहाबाद कर दिया। ठीक है। अब समय देखिए, जब हम लोग इस क्लास को पढ़ रहे हैं, तो फिर से इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, जो अकबर ने एक समय बदला था।
अगला टॉपिक है यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेsuit बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सबके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का। फिर भी अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। देखिए, अकबर का जो समय है ये वही समय है जब दुनिया में नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत हो रही है। यानी प्राचीन शिक्षा पद्धति का तो गढ़ भारत रहा है। जिस समय दुनिया में लोग जंगलों में घूमते थे, यूरोप और अफ्रीका के, उस समय भारत में यूनिवर्सिटी चला करती थी। तो चाहे तक्षशिला का विश्वविद्यालय हो, चाहे नालंदा का हो, चाहे विक्रमशिला का हो, चाहे बल्लभी का हो, चाहे अमरावती का हो, ये भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े अध्ययन केंद्र हुआ करते थे। स्टडी सेंटर के नाम पे बनारस और कश्मीर, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन जब दुनिया में आधुनिक शिक्षा, जब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हैम्बर्ग, ये सारी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में बन रही थी 16वीं 17वीं शताब्दी में, उस दौर में अकबर जैसा राजा जो चाहे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कर सकता था। आपको पता है, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा हुई, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से। फिर धीरे धीरे बम्बई में, मद्रास में, बनारस में विश्वविद्यालय बनने शुरू हुए। तो उस ये 200 सालों का जो फर्क पड़ा, और भारत इन 200 सालों में जो पीछे हो गया, तो कह रहे हैं कि ये अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा। देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि अकबर चाहे जितना भी महान, चाहे गुणवान था, उसने जितनी भी बड़ी सैनिक शक्ति और सामाजिक संतुलन बनाया, लेकिन अकबर अनपढ़ था। अनपढ़ होने के कारण उसे पढ़ाई के महत्व का बिल्कुल पता नहीं था। यही कारण है कि यह क्षेत्र जिसमें बड़ा काम किया जा सकता था, न उसकी कोई जानकारी थी, और न ही उसमें उसने कुछ प्रयास किया। और कहा, अगर उसने कुछ इस क्षेत्र में प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से भारत की तस्वीर कुछ और होती। ये अलग बात है कि उसने अपने शासन तंत्र की इतनी मजबूत बुनियाद रखी थी कि कमजोर शासकों, बाद में जो उसके उत्तराधिकारी हुए, उतने मजबूत शासक नहीं हुए, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो शाहजहां हो, लेकिन वो आराम से अपना पूरा शासन का दौर निकाल दिए। और उस दौरान उन्होंने जो स्थापत्य में काम किया वो नायाब है। ताजमहल से लेके लाल किला तक आप देख सकते हैं। अब देखिए, यही वो दौर है कि जब धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी: जात पात की षड्यंत्र, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढप प्रवृत्ति। इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांत का विशेषकर उन लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। अब देखिए, जो हिंदू धर्म में छुआछूत, जात पात और ऊंच नीच की भावना थी, उसका इस्लाम ने बहुत फायदा उठाया। किस रूप में? क्योंकि लोगों को लगा कि इस्लाम धर्म में सभी को बराबर माना जाता है, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है। जिससे लोगों ने क्या किया कि जो निम्न जाति के लोग थे वो बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म को अपना लिए। मतलब गांव के गांव बदल गए पूरे के पूरे। ये जो हमारे अंदर कमियां थी वो उठ के सामने आई। ठीक है। और ये भी बता रहे हैं कि जो हिंदू और मुसलमान गांव में रहते थे पहले के समय में, देखिए ये नेहरू जी जब ये बातें लिख रहे हैं, भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाइयाँ और टकराहट का दौर था। आपको पता है ना कि जब ये पुस्तक लिखा जा रहा है, नेहरू जी जेल में बंद हैं, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी है, हिंदू मुसलमान आप दो भागों में बट रहे हैं। तो नेहरू जी इसी बात को लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, भारत में प्राचीन समय से हिंदू और मुसलमान दोनों रहते रहे हैं, लेकिन दोनों में गजब का सामंजस्य था। कभी भी इस प्रकार की लड़ाइयाँ नहीं, हिंदू और मुसलमान को लेकर लड़ाई नहीं, सब लोग एक साथ रहते थे, लेकिन अपने अपने तरीके से रहते थे। भले आपस में शादी विवाह नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोगों में काफी प्रेम था। और कह रहे इस दौर में कई रचनाएं, कालजयी रचनाएं लिखी गई, जैसे मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, अब्दुल रहीम खान खाना जैसे महान विद्वान हुए। और कई हिंदी कविता का स्तर ऊंचा था कुछ समय तक। वैसा मतलब रहीम दास जी ने कभी राणा प्रताप और तमाम इनकी प्रशंसा की। ठीक है। देखिए, ये जो दौर था अकबर का, उस समय भारत के साहित्य में और धार्मिक आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण समय है। ये वही दौर था जब पूरे भारत में भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ।
भक्ति आंदोलन से मेरे कहने का तात्पर्य है कि वही दौर था जब दक्षिण से रामानंद चलते हैं और उत्तर में उनको कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई का यहाँ पे है। पश्चिम से नरसिंह मेहता चलते हैं। नरसिंह मेहता का मतलब है वैष्णो जन तेने कहिए पीर पराई जाने, जिन्होंने लिखा है। महाराष्ट्र से नामदेव चलते हैं। आपके बंगाल यानी इस तरफ से आपके चैतन्य महाप्रभु। कश्मीर से ललदद्दे जैसी कवित्री। तो ये जो पूरे के पूरे चारों तरफ एक साथ भक्त कवि उमड़ के आते हैं, ये वही दौर है, ये मुगलों का ही दौर है। लेकिन उसके बाद स्थितियां बदल जाती हैं। कैसे? शाहजहां का जब शासनकाल समाप्त होता है और उसका उत्तराधिकारी औरंगजेब, वो अपने आप में एक कट्टर मुसलमान था। और उसने जो शुरुआत किया वो अभी तक के मुगल शासकों ने कभी ऐसा नहीं किया था। उसने जजिया कर लगाने से लेके जो सबसे बड़ा काम किया, उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिक थे। उसने कला और साहित्य से उसे कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर उसने बहुत से मंदिरों को तुड़ाकर अपने प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य का अवलंब और स्तंभ थे। मतलब जो लंबे समय तक राजपूत मुगलों के साथ जुड़े रहे, वो भी उनसे क्रुद्ध हो गए। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने के लिए शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया, ठीक ऐसे समय में जब उनके बीच एक अद्भुत सेना नायक उठ खड़ा हुआ। ये बात की जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये औरंगजेब को दक्षिण अभियान में रोकने, उसको कमजोर करने और एक ऐसी शक्ति के रूप में शिवाजी खड़े हुए कि औरंगजेब अपने पूरे जीवन काल में कभी भी उस तरफ विजय प्राप्त नहीं कर सका। तो और पूरी एक तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ कि हमको अपने राष्ट्र के लिए लड़ना है। और मराठे जो थे वो जन्म से ही लड़ाकी बिरादरी थी। अन्य भारत की जो कौम है, जैसे गुजराती कौम हो गई, तो गुजरात के लोगों के अंदर व्यापार भले हो लेकिन युद्ध करने की प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन मराठों में युद्ध करने की प्रवृत्ति थी। और शिवाजी ने क्या किया कि उन्होंने, देखिए यहाँ पे वारेन हेस्टिंग ने 1784 में लिखा है कि हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन में। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे। ये उदार शब्द का मतलब है कि शिवाजी के सेना में और उनके साम्राज्य में हिंदू और मुस्लिमों दोनों को बराबर का स्थान मिला हुआ था। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। तो उन्होंने क्या किया कि शिवाजी ने तमाम इलाकों को फतह किया और वहां पे कर लगाए। और यही तमाम तरह से औरंगजेब के खिलाफ हर जगह विद्रोह होते रहे, जिसमें 1669 ईस्वी के बाद जाट किसान जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का विद्रोह है। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार थे। ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया कि 1680 में जब तक उनकी मृत्यु हो गई, तब तक तब तक मराठा अपने आप में बहुत मजबूत शक्ति के रूप में हो गए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे ताकतवर जो साम्राज्य था या जो ताकतवर जो राज्य था वो मराठों का था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब मराठे ही अगले दावेदार हैं दिल्ली की सत्ता के। अब देखिए यहाँ पे कि जो टॉपिक है आपके सामने, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, यानी जो अंतिम लड़ाई हुई है भारत की सत्ता के लिए, मतलब अंग्रेजों के शासन स्थापित होने तक वो जो अंतिम लड़ाई हुई वो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई है। उन मराठों को हराने के बाद अंग्रेज के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा था। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। ठीक है। इसमें भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। भारतीय थे मराठा और दक्षिण में हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, विदेशी से फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे
पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय 1729 उत्तर पश्चिम में एक नया बाउंडर उठ खड़ा हुआ। ईरान का नादिर दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मार काट और लूटपाट मचाई, साथ ही अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था। दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराट नहीं हुई। उसके हमलों से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। लेकिन आपको याद है, ठीक उसी समय का वो दौर है जब नादिर शाह जब लौटता है तो भारत का जो अभिन्न हिस्सा एक समय था अफगानिस्तान, वो भारत से अलग हो जाता है। और जो अंग्रेजों का उस समय सेनापति या जो कहिए वायसराय, मतलब जो प्रतिनिधि था रॉबर्ट क्लाइव, उसने छल से मीर जाफर की मदद से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। ये पहली बड़ी घटना हुई। फिर अंग्रेजों ने धीरे से बिहार बंगाल पर अपना पूरा कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें अंग्रेज विजयी हुए। अब उसके बाद बच जाते हैं आपके टीपू सुल्तान, मराठा और अंग्रेज। तो मराठों की सहायता लेकर उसने पहले तो टीपू सुल्तान से उनकी हार हुई, लेकिन श्रीरंगपट्टम की अंतिम लड़ाई 1799 में अंग्रेजों ने उनको पराजित कर दिया, टीपू सुल्तान को। उसके बाद सामने आए सिर्फ मराठे और अंग्रेज, और फिर अंग्रेजों ने फिर अपनी वही नीति अपनाई। मराठे भी कई सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ कई अपने उसमें बटे हुए थे, तो इनसे मिलकर उनको, उनसे मिलकर उनको धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने मराठों की सभी जो रियासत थी उनको पराजित कर दिया, और इस तरीके से स्थायी अंग्रेजी राज्य की भारत में स्थापना हो गई। देखिए, दो महत्वपूर्ण नाम रणजीत सिंह और जय सिंह का परिचय यहाँ पे दिया जा रहा है। रणजीत सिंह, जब ये आतंक और युद्ध का दौर चल रहा था उस समय उन्होंने पंजाब पंजाब कहने से जो पाकिस्तान का पंजाब है और भारत का पंजाब, वहाँ पे उन्होंने एक साम्राज्य कायम किया जो बाद में कश्मीर तक फैला। अपनी कमजोरियों के बावजूद वो एक अद्भुत व्यक्ति थे। वो अत्यंत मानवीय थे। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वो खून खराबा पसंद नहीं करते थे। राजा रणजीत सिंह, ये वो दौर है जब यहाँ पे लिखा गया है कि इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी फांसी दे दी जाती थी, लेकिन उस समय राजा रणजीत सिंह ने फांसी की सजा को बंद करवा दिया। और आपको पता होना चाहिए, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर जिसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, उस पे करीब 11 क्विंटल सोने की परत राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। कह रहे एक दूसरा और कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयपुर का सवाई जय सिंह था। उसका समय कुछ और पहले का था। उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। वह बहादुर योद्धा, कुशल राजनीति था। इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञान और नगर निर्माण करने वाला था। उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। आप बनारस में दशाश्वमेध घाट पे देख सकते हैं, दिल्ली का जंतर मंतर देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने काम किया। और जयपुर नगर का जो बसाया गया है वो इन्हीं के द्वारा बसाया गया है, जय सिंह के द्वारा, इसीलिए उसका नाम जयपुर है। लगातार युद्धों और दरबारी खरीदों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जय सिंह ने बहुत कुछ किया। जय सिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकार में युग में जब उथल पुथल, युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। बात बहुत महत्वपूर्ण है। नेहरू जी जय सिंह की इसलिए तारीफ करते हैं कि वही दौर है जब लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़े हुए थे और सत्ता खींचतान, इधर का आक्रमण उधर, और लड़ाइयां चल रही थी। उस समय जय सिंह ने इतने बड़े बड़े काम किए। यह अपने आप में मायने रखता है। अब आइए अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड के उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे।
लेकिन जब मशीनों के दौर का आपको पता है, जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और घोड़े के करके और ये सारी चीजें जब शुरू हुई, तब धीरे धीरे उन मशीनों के सामने, भाई मशीनों के निर्माण के आगे भारतीय हाथ से कितना भी काम आप करेंगे, भारतीय पीछे होने लगे। ये बात उस दौर की है जब भारत की माल की दुनिया में या इंग्लैंड में ही बड़ी डिमांड थी, और भारतीय माल को रोकने के लिए उन पे कई प्रकार के टैक्स लगाते थे ताकि भारत का माल महंगा हो जाए और हमारा माल बिके। लेकिन औद्योगिकरण हो जाने के बाद भारत के लिए उनके सामने टिकना मुश्किल हो गया। ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई कि अंग्रेजों का शासन यहाँ स्थापित हो गया, तो अंग्रेजों ने अपने तरीके से यहाँ के सामानों का मूल्य तय करना शुरू कर दिया, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और भी टूट गई। क्योंकि वो व्यापारी थे, उनको हर एक चीज में अपना लाभ देखना था, उनको यहाँ की जनता से क्या लेना देना था। एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है, क्योंकि वो सरकार जो सिर्फ व्यापारियों का भला देखती है, सबसे बुरी सरकार है। क्यों? क्योंकि उसको जनता के हित से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ व्यापार के बारे में सोचती है। इंग्लैंड का भारत में आगमन जब तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 ईस्वी मिल्टन का जन्म हुआ, उसके बाद हैम्पडेन और कॉमवेल सामने आया और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ, और उसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला, इंजन और मशीन करके निकले। इन दो में से कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार करने वाला इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था? निश्चित रूप से ये दूसरा इंग्लैंड ही भारत में आया, क्योंकि उसका काम सिर्फ लूट, हत्या और धन कमाना था। ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे थे, और एक दूसरे से इनको अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। यानी जो गलत इंग्लैंड भारत आए, यहाँ के गलत लोग, जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि प्लासी की लड़ाई। मान लीजिए क्लाइव के मन में था धोखा देना सिराजुद्दौला को, उसको हराना किसी तरीके से। लेकिन मीर जाफर कौन था? वो तो अंग्रेज नहीं था। वो तो सिराजुद्दौला के साथ हो सकता था, उसका प्रमुख था, उसका सेनापति था, लेकिन वो अंग्रेजों से मिल गया। तो गलत व्यक्ति जब गलत व्यक्ति के संपर्क में आएगा, तो निश्चित रूप से सही व्यक्ति को परेशान होना होगा। नेहरू जी कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का लगभग वही समय है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत सी गुण है और हमें बहुत सी कमजोरियां। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों परंपराओं से जकड़े हुए थे। नेहरू जी का इशारा जाति पाति, छुआछूत, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, इसकी बातें हो रही हैं। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता और लंबे समय तक हमें स्वराज करने की कठिन कला नहीं सीख ली, जैसे अंग्रेजों ने कहा ना कि हम आके यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किए, तो नेहरू जी कह रहे हैं अगर वो ये काम नहीं किए होते या हमको इतने लंबे समय तक गुलाम नहीं बना के रखे होते, तो हमें स्वतंत्रता का महत्व नहीं मालूम होता। हम गुलाम रहे, इसलिए हम स्वतंत्रता के महत्व को जानते हैं। तभी हमारे लिए 15 अगस्त का दिन मायने रखता है। कह रहे हैं स्वतंत्रता जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं, उनसे कहीं अधिक प्रगति की होती। नेहरू जी कह रहे हैं अंग्रेजों ने आके अगर हमारे लिए इतना बड़ा, जैसा कि अंग्रेज कहते हैं कि हमने आके इनको बनाया, सड़कें बनाई, छापे खाने बनाए, भारतीय तो कुछ नहीं जानते थे, हमने आके भारत में बहुत कुछ किया। तो नेहरू जी कह रहे हैं अगर उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान नहीं किया होता, तो जिस स्थिति में हम आज हैं उससे हम कहीं और आगे होते। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों के आने से हमारी प्रगति रुकी, हम पीछे हुए। अगर वो नहीं आए होते तो हम अपनी स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया में और आगे गए होते। बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।